तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज के इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए बहुत ही तैयार होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। ममता जी, सुमित श्रीवास्तव जी, है ना, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए अमित आर्य जी, सभी साथी जो आज के सेशन में जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से आज के सेशन के लिए स्वागत करता हूं। और आज भी कई साथियों का एग्जाम था, तो आप सभी साथियों के लिए मैं शुभकामनाएं देने के लिए आए हूं। थोड़ा आप लोगों से लास्ट टाइम स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, क्या क्या आज के जो एग्जाम हुए थे उनमें कुछ साथियों का एक्सपीरियंस आया था उसके बारे में साझा करेंगे। वैसे तो जो है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और क्वेश्चंस और जो भी आते हैं वो आपके लॉगिन सेक्शन में मिल जाते हैं, उससे आप काफ़ी कुछ तैयारी कर लिए होंगे और जितना भी तैयारी किए हैं आप यकीन मानिए वही आपके औजार हैं। कुणाल पांडे जी नमस्कार करते हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आया हूं, आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताने के लिए आया हूं कि जब प्रमोशन एग्जाम्स होते हैं जो कल होने वाले हैं तो उसके पहले कैसी मानसिक अवस्था होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों के साथ आपको जो है प्रमोशन एग्जाम के सेंटर में जाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो नमस्कार बोलो। आज जो है आप तैयार कर लीजिएगा, है ना। और हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ हाँ, बहुत बहुत नमस्कार। चलिए अपना स्थान, नमस्ते नमस्ते सभी साथियों को नमस्ते। सबका नमस्कार मैंने स्वीकार कर लिया और सबको जितनी बार सब लोगों ने नमस्कार किया उतनी बार मैं भी आप सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं ये कह रहा था पहली चीज मेरा भी एक करनी है आपको, पहली चीज जो करनी है, आप लोगों से चर्चा भी करूंगा आखिरी में, पहले कुछ टिप्स वगैरह आप जो है सुन लीजिए कि जो प्रवेश पत्र आपके पास है, जो हॉल टिकट आपके पास है, वो हॉल टिकट में आपका नाम, आपका पीएफ नंबर, आपकी केवाईसी के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देख लीजिएगा। क्योंकि आपने देखा होगा एक सेशन के बीच में ही किसी साथी का फोन आया था और उन्होंने बोला उनको उनके पास हॉल टिकट किसी दूसरे का आ गया है, जो एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आता है वो किसी दूसरे का आया था। सेम कंडीशन आज भी प्रमोशन एग्जाम सेंटर में जाने के बाद दो साथियों के हाथ में जो एडमिट कार्ड था वो किसी दूसरे का था। सोचिए कि कितना, आप सोचिए 6 महीने से 1 साल से आप जो है इतनी पढ़ाई कर रहे हैं और प्रवेश पत्र में नाम किसी और का, उसको लेके हॉल टिकट जा रहे हैं। तो सपोज जो साथी फोन किए थे उनको तो मैंने उनका हॉल टिकट प्रोवाइड करके उनको एग्जामिनेशन सेंटर में दे दिया था, लेकिन वो प्रक्रिया करने में आधा घंटा लेट हो गया तो उनको उनको एग्जाम जो है उनका बिगड़ गया। लेकिन आज जो साथी हॉल टिकट में नहीं लेके गए थे उनको परमिशन नहीं मिला। तो पहली चीज, अभी आप सोने से पहले आप अपना हॉल टिकट और जिस जगह एड्रेस है वो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, देख लीजिए कि वो जो हॉल टिकट है उसमें नाम आपका है, पीएफ नंबर आपका है और उसमें साइन है कि नहीं। ठीक है। और जो आपका फिर एड्रेस होता है, वेन्यू, दूसरी महत्वपूर्ण बात, वेन्यू समय से पहुंचना है। एक सभी दिन हम 8 बजे उठते थे लेकिन कल थोड़ा बेहतर पहले से उठेंगे। और एक अपने पड़ोसी को, जैसे सुमित श्रीवास्तव अपने पड़ोसी हैं, है ना, अभी उनका एग्जाम नहीं है तो सुमित जी को बोल दीजिए भैया कार लेके तैयार रहना भैया, है ना, समोसा खिलाएंगे हम बढ़िया, आपको खाना लंच खिलाएंगे। होगा क्या कि जब हम खुद ड्राइव करके निकलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें परेशानी वाली होती है ना, उसी दिन बाइक स्टार्ट नहीं होता है, उसी दिन बहुत सारी दिक्कत होती है। तो कॉलैप करके जाइए, कॉलैप करके एक साथ इकट्ठा करके। तो ज़्यादातर जो है अगर आसपास साथियों के साथ होंगे तो एक जने का स्कूटर खराब हुआ तो दूसरा का बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉलैप करके जाइए, सुमित श्रीवास्तव जी को बोल दीजिए कि भाई कार तैयार रखियो, है ना, शाम को पार्टी मेरी तरफ से। तो एक बात कर लीजिएगा कि आपको समय से पहले पहुंचना है। समय से पहले पहुंचने से क्या होता है, आपकी एग्जामिनेशन के लिए जो मानसिक अवस्था होती है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। नहीं तो आप मन में विचलित होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में ये भय रहता है कि कहीं मुझे एग्जामिनेशन में एंट्री ना दे तो पूरी मेहनत बेकार। इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, तन मन धन लगा के हम लोग पढ़े हैं और हमको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने नहीं दिया गया, तो समझ लीजिए कितनी बड़ी बात होगी। तो समय से पहले पहुंचना है। समय से पहले पहुंचने से आपके मन में एक उत्साह रहता है, एक आत्मविश्वास रहता है कि मैं अपने जगह में पहुंच गया
चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाते हो। अभी कोरोना गाइडलाइन का पालन हो रहा है, तो आप सोचिए आपको 1 घंटा पहले पहुंचना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब जाते हैं वहां पर, तो आप अपने बीच में जो आप जब पहुंच जाते हैं वहां पर, तो जो लॉगिन सेक्शन आपको एक आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड देता है, वो यूजर आईडी लगा रहता है, पासवर्ड आपको लॉगिन करके रखना होता है। अब कई साथी आज जैसे तजुर्बा मिला कि सवाल तो वो पूरा किए लेकिन सेव नहीं कर पाए। मतलब कैसे किए उन्होंने, 100 सवाल आए मान लीजिए 100 सवाल आए, तो उन्होंने 50 सवाल का आंसर उनको पता था, तो 50 सवाल जो है उन्होंने टिक लगा दिया और सेव कर दिया। लेकिन जो 50 सवाल उनको रिव्यू के लिए छोड़ दिया, रिव्यू के लिए छोड़ दिया। 3 ऑप्शन होता है, एक होता है या तो टिक लगा दीजिए, मतलब सेव नेक्स्ट कर दीजिए, सही आंसर पे यस कर दीजिए और सेव नेक्स्ट कर दीजिए। दूसरा होता है उसको बिना सही आंसर लगाए आगे बढ़ जाइए, जिसको स्किप कर देना बोलते हैं। और तीसरा होता है रिव्यू करके छोड़ देना। तो रिव्यू करके छोड़ दिए, हुआ ये कि एग्जाम के आखिरी 5 मिनट बाद उनको याद आया कि 50 क्वेश्चन तो मुझे और देखने हैं। तो आप यकीन मानिए 5 क्वेश्चन उन्होंने ऐसी सी भी लगा नहीं पाए थे, सबमिट हो गया। जय माता दी, हो गया। तो इसलिए मैं थोड़ी आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। पूरा टाइम गेम है साहब। अभी तक हमारे पास 1 साल था, ठीक है तुकानाथ जी, हमारे पास इतना समय था। अभी इत्मीनान से मैं 20 क्वेश्चन को 1 घंटे में पढ़ाता हूँ आपको। 20 क्वेश्चन लेके आता हूँ 1 घंटे में, बढ़िया से हिंदी में, इंग्लिश में, सब में बना के समझाता हूँ। लेकिन वहां पर आपको एक सवाल पढ़ने के लिए एवरेज 30 सेकंड मिलेगा। कितना मिलेगा? 30 सेकंड मिलेगा। तो मेरी 5 बातें याद कर लीजिए। पहली बात, अगर सवाल का जवाब आपको पता है, ठीक है केशव मंगलम जी, सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो आपको 5 सेकंड लगना चाहिए साहब। कितना? 5 सेकंड लगना चाहिए। अगर सवाल का जवाब आपको पता है तो देरी किस बात की? सीधा सवाल लिखा है कि अगर सिक्योरिटी में कोई प्रॉपर्टी है तो कौन सा चार्ज क्रिएट होगा। सवाल का जवाब पता है, मॉर्गेज लगेगा, तो 5 सेकंड होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए कि अगर सवाल का जवाब पता है तो 5 सेकंड, अधिक से अधिक 10 सेकंड लेके चलें। दूसरा, अगर सवाल का जवाब आपको थोड़ा मध्यम पता है, मतलब थोड़ा पढ़ने से उसका आकलन कर लूंगा, थोड़ा लंबा सवाल है, पढ़ने से मैं समझ जाऊंगा या उसको कोरिलेट कर लूंगा, तो उसको 40 सेकंड या 45 सेकंड तक ले जाइए। ठीक है, 1 मिनट तक नहीं ले जाना है, 40 सेकंड 45 सेकंड तक ले जाइए। अगर सवाल का जवाब आपको थोड़ा थोड़ा पता है तो आप 40 से 45 सेकंड ले जाइए। सॉरी। अगर सवाल का जवाब नहीं पता है, नहीं पता है, फिर तो कोई समय नहीं लगाना है। जय माता दी, जय माता दी लगाना है, सी में लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए सब। क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, है ना? याद हो गया जी, है ना? जब सवाल का जवाब ही पता नहीं है तो काहे रिव्यू छोड़ दे रहे हैं भैया? हैं? कोई एकदम साइंटिस्ट है क्या राज ओझा जी की तरफ कि बाद में रिव्यू करेंगे, उसमें एसिड टेस्ट करेंगे और कोई सब प्रैक्टिकल करेंगे और उसका आंसर लगा देंगे? जब सवाल का जवाब पता है तो 5 से 10 सेकंड में कर दीजिए। सवाल का जवाब मध्यम है, मतलब थोड़ा पढ़ने से मैं जान लूंगा, अपने आप मेमोरी में याद कर लूंगा, तो उसको 45 सेकंड तक ले जाइए। और सवाल का जवाब पता नहीं है तो 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है, 1 सेकंड भी नहीं गंवाना है, जय माता दी करके सी में लगा दीजिए। ठीक है मुस्कान जी, क्या एम के सुमन जी, हाँ एम के सुमन जी मुस्कुरा रहे हैं इसलिए उनका नाम मुस्कान निकल गया, अच्छी बात है, आई लाइक इट। तो सवाल का जवाब पता नहीं है तो 1 सेकंड नहीं लगाना है, आप सीधे सबमिट करो, सेव एंड सबमिट, क्योंकि आप दोबारा भी पढ़ लोगे तो नहीं आएगा वो। और ऐसा नहीं कि पड़ोसी राज ओझा जी बैठे हैं तो बता देंगे, हैं? राज ओझा जी का तो एग्जाम हो गया है ना, बैठते तो बता देते, वैसे वो दिलदार किस्म के लोग हैं, है ना? तो आप सोचिए। और एक बात, अगर ऑल ऑफ द एबव है, किसी सवाल के जवाब में ऑल ऑफ द एबव है, तो बिल्कुल सवाल को नहीं पढ़ना, सीधा ऑल ऑफ द अबव में टिक लगा दीजिए। ठीक है, ऑल अबव में टिक लगा दीजिए, समय ऐसे बचेगा। और अगर किसी में ए एंड बी है, ए एंड बी बोथ हैं, तो उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 30 सेकंड ले लीजिए। ए एंड बी है तो 30 सेकंड ले लीजिए, पढ़ के उसको बोथ में टिक लगा दीजिए। और अगर किसी में नन है तो उसको तो आपको जो नॉर्मली टाइम है उसे टाइम लेना है। सवाल का जवाब पता है तो 5 से 10 सेकंड, सवाल का जवाब मध्यम पता है तो 45 सेकंड, सवाल का जवाब अगर नहीं पता है तो 2 सेकंड, सीधा सी। और अगर ऑल ऑफ द अबव है तो 1 सेकंड, ऑल ऑफ द अबव। अगर ए एंड बी बोथ है
तो 10 से 15 सेकंड बोथ में लगा दीजिए, और इस तरह से आपको कवर करना है, क्योंकि पूरा पूरा टाइम गेम है। हर सवाल को एवरेज आपको 30 सेकंड मिलता है। आपको यकीन भी नहीं होगा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कल आप मुझसे बात कर रहे होंगे कि सर एग्जाम दे के आ गई, मैं एग्जाम दे के मैं आ गया, है ना। ममता जी का फोन आ जाएगा, सर एग्जाम तो हो गया, दिए टाइप पर नहीं लगा। क्योंकि ये टाइम गेम है, 100 क्वेश्चन को 80 मिनट मिलते हैं, है ना। तो आप 100 क्वेश्चन को 80 मिनट में कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर आपको क्वेश्चन पढ़ने भी है और उसमें टिक भी लगाना है। तो ये बात आप क्लियर कर लीजिए, पहले हॉल टिकट। दूसरा एक गलती और करते हैं, सेंटर। आज 2 साथी वंचित रह गए। क्या सेम कॉलेज का नाम ट्रिनिटी कॉलेज ऐसा करके दिया हुआ था, ट्रिनिटी कॉलेज। तो ट्रिनिटी कॉलेज के आगे लिखा रहता है ए, ठीक है, ट्रिनिटी कॉलेज ए और ट्रिनिटी कॉलेज बी। तो हमारे तुकानाथ जी का सेंटर था ट्रिनिटी कॉलेज ए में, है ना। और हमारे मनीष भाई, है ना, टोपी वाले भैया, तो इनका था ट्रिनिटी कॉलेज बी। और दोनों भाई स्कूटर में बैठे, तुम्हारा भी ट्रिनिटी मेरा भी ट्रिनिटी, तो बोले ठीक है, दोनों पेट्रोल भैया, दोनों एक ही साथ गए, ए में चले गए। अब हुआ क्या, दोनों इस बीच ए बी को देखे नहीं और बढ़िया चाय बिस्कुट खाते हुए वहां पर रहे। एंड टाइम में जब एंट्री गेट पर आए तो उनको बोला आपका सेंटर तो ये है ही नहीं। तो बताइए मनीष भैया गिरते पड़ते वहां गए, कैसे कैसे करके रिक्वेस्ट बोले और उनको एंट्री मिला। लेकिन उनकी जो हालत हुई, बोले सर आधा घंटे तक मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या सवाल पढ़ूंगा। मेरा तो ऐसा था कि मैं सांस ही फूले जा रही है। उनका जो है वो उनका कहना था कि 40 क्वेश्चन छोड़ के आ गए, है ना, 40 क्वेश्चन छोड़ के पाए। इसीलिए उसका रेकी करना भी बहुत जरूरी है। किसका, जो एग्जामिनेशन सेंटर का रेकी करना बहुत जरूरी है। आप सोचिए 6 साल बाद प्रमोशन का मौका मिला है, 3 साल बाद प्रमोशन का मौका मिला है, 2 साल बाद प्रमोशन का मौका मिला है। आप इस तरह से हल्के में तो नहीं ले सकते ना। जिस तरह आप पढ़ाई इतनी मेहनत से किए हैं, तो पढ़ाई के जो मेहनत को परिणाम तक पहुंचाना है, उस जगह को तो भी हमको स्पेशल तरीके से देखना होगा ना, रेकी करना होगा, उसकी अभ्यास करनी होगी। कितने देर पहुंचने में लगता है, ट्रैफिक है तो कितने देर में लगेगा, है ना। कई साथी एक दिन पहले पहुंच जाते हैं, नजदीक के होटल में रह जाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है मेरे टाइप का। हम लोग पहले ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि भैया हम पहले ही ऐसा लगता है कि एग्जाम सेंटर में पहुंच गए। और एग्जाम सेंटर में पहुंच गए तो हमें लगता है एग्जाम सेंटर के पास क्वेश्चन पेपर रहता है, तो हमें ऐसा लगता था। मैं एक अपना पर्सनल तजुर्बा कह रहा हूँ। मेरे एक दोस्त जो हैदराबाद, उसको बोलता था तू एक दिन पहले आ जाना। बोले क्या होगा, एक दिन तेरे को खाना खिलाऊंगा, एक दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। तो हम एग्जाम सेंटर के नजदीक रह जाते थे। मैं उसको बोलता था देख हमारे आसपास एग्जाम सेंटर है, वहाँ क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, और हम उसके सबसे नजदीक हैं। क्योंकि अभी 5 लाख लोग जो क्वेश्चन पेपर के बाहर हैं, बहुत दूर क्वेश्चन दूर है, तो पास है तो उनका वेब्स तो आएगा ना। आप जहाँ रहते हो उसकी, है ना, उसकी स्मेल तो आती है ना, उसकी खबरें तो आती है। तो वो सभी सभी चीजें मिलेंगी। इस भाव के साथ जाते थे तो आप, वो सफलता आपको मिलती है, वो चीजें आती हैं। तो समय से पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। ये हुई बात, सारी बात एग्जामिनेशन की। आप दूसरी बात एग्जामिनेशन में ये याद रखिए, जो चीज वहां आपने डन कर लिया, आपको दोबारा देखने का समय नहीं मिलेगा, ये मान के चलिए। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ 5 सूत्र। पहला, जो क्वेश्चन आता है उनको 5 से 10 सेकेंड। जो क्वेश्चन मध्यम आता हो उसको 45 सेकेंड। जो क्वेश्चन नहीं आता हो उसको 2 से 3 सेकेंड, क्योंकि उसमें नहीं आता है तो नहीं आता, सी लगा दीजिए। ऑल ऑफ द अबव है तो उनको 2 से 3 सेकेंड, ऑल ऑफ द अबव। और अगर ए एंड बी है तो उनको 10 से 15 सेकेंड ले लीजिए और ए बी में टिक लगा दीजिए। मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ आधा घंटा हूँ। अच्छा, आज जो सवाल आए हैं, थोड़ा मैं आपको वो सवाल साझा कर देता हूँ। रीजन ये है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है या ऐसा होता भी है कि कल वही सवाल आ जाएंगे। ठीक है, तो आज 2 बैंकों के सवाल आए हैं, एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक कैनरा बैंक, है ना। तो उनके सवालों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं बना पाया, क्योंकि आज मैंने जो है दिन में भी रेस्ट किया है। मैं अच्छा होना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी से, ताकि इसलिए मैं रेस्ट किया था। तो मैं कुछ सवाल आपको मौखिक तौर से बताऊंगा, तो आप जो है उन सवालों को तैयार कर लीजिएगा, जो आज के ही प्रमोशन एग्जाम में आए थे। पहला सवाल, फटका का फुल फॉर्म पूछा गया था। क्या, फटका। और उसमें क्या पूछा गया था? उसमें पूछा गया था कि फटका में जो सी है, सी का फुल फॉर्म क्या है। तो सी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो सी का फुल फॉर्म है कंप्लायंस। क्या है, कंप्लायंस।
तो फटका का फुल फॉर्म आज ही पूछा गया था। हो सकता है कल प्रमोशन एग्जाम में भी यही सवाल आपके साथ दोहराया जाए। तो फटका में देख लीजिएगा, फटका का फुल फॉर्म होता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन होता है। किसका होता है? यूएसए का होता है। ठीक है, तो फटका में सी का पूछा गया है, कंप्लायंस फुल फॉर्म होगा। हमारे योगेंद्र जी और कुछ होनहार साथी हैं, तो ये जो कैडर पूछा है, ये कैडर में जो अभी मैं सवाल चर्चा कर रहा हूँ ये क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए सवाल है। फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंट एक्ट फॉर यूएसए, यस फटका में। दूसरा सवाल पूछा गया था कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें एंट्री एज क्या है? कौन जमा कर सकता है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए रिटायरी बेनिफिट को जो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया जाता है उनके लिए है। तो इसमें जो है कौन, इसमें ऑप्शन था ए एंड बी, मतलब बोथ वाला था, तो बोथ सही है। बोथ कैसे था? एक तो है 60 ईयर के रिटायरमेंट के बाद, सुपर एनुएशन जिसको बोलते हैं, और दूसरा कंडीशन था 55 साल के बाद वीआरएस के बाद। ठीक है, 55 साल एंड वीआरएस के बाद, तो बोथ सही होगा यहाँ पर, तो ए एंड सी सही होगा, ए एंड बी। तो सवाल ये था एंट्री एज ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगला सवाल पूछा गया था कि ये कैनरा बैंक के लिए था कि 40 साल के बाद एक स्टाफ को जो है स्पेक्टिकल्स के लिए कितने रुपए का रिएम्बर्समेंट दिया जाता है ना? 40 साल के बाद 40 साल के बाद कितना जो है रिएम्बर्समेंट दिया जाता है स्पेक्टिकल्स के लिए, वो 5 साल में एक बार कितना रुपए दिया जाता है। और ये कैनरा बैंक का था, एचआर पॉलिसी से जुड़ा हुआ। तो इस बार पता नहीं पिछले साल से ना एचआर पॉलिसी से जुड़ा हुआ या स्टाफ को कितना बेनिफिट मिलता है किस स्कीम में, उसके बारे में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये देखिए नया सवाल पूछ दिया कि 40 साल के बाद अगर एक स्टाफ है तो ये 5 साल में एक बार जो है कितना रुपए वो जो है उसको मिलता है स्पेक्टिकल्स के लिए खर्चा, तो वो है 5,000। 5 साल में 5,000, साल भर में 1,000। ये हमारे विजय पांडे जी ने लिखा है ना। सर एक सवाल है सर। हाँ जी सर वो जो आप मॉक टेस्ट भेजे हैं सर, वो सबमिट नहीं ले रहा है ऑनलाइन, उसको सबमिट कर रहे हो, सबमिट ही नहीं क्या हो नाम रहा है है महाशय सर। आपका? आपका नाम क्या है? साहिल चौधरी। कब जुड़े थे साहिल जी? यही 4-5 दिन 10 दिन हुआ है सर। 7 दिन 10 दिन हुआ है, कोई बात नहीं। आप उसका पासवर्ड अलग है। वैसे तो मैं सभी साथियों को पासवर्ड साझा किया है उसका, जो पेड साथी हैं, और आपको भी व्हाट्सएप साझा कर दूंगा। लेकिन अभी इस सेशन में आप ध्यानपूर्वक सुनिए, इस सेशन के बाद आपको मैं पासवर्ड साझा कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलिए, अब बात होती है, एक सवाल ये पूछा गया था, सीआईडीसी का फुल फॉर्म पूछा गया। सीआईडीसी का फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप लोग जरा जो जानते हैं जरा बताइए। सीआईडीसी है ना, सीआईडीसी जो बैंकिंग में है उसका फुल फॉर्म पूछा गया। और फुल फॉर्म से जुड़े हुए सवाल तो काफी पूछे जा रहे हैं, है ना। सीआईडीसी, तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया, सीआईडीसी क्या होता है? और इसमें सीआईडीसी में भी ये पूछा गया था सी क्या है ना, सी क्या है। और सी को जो है कॉरपोरेशन कुछ है सीआईडीसी में। सीआईडीसी में सॉरी डीआईसीजीसी के बारे में पूछा गया था, डीआईसीजीसी। तो डीआईसीजीसी में सी पूछा गया था। और ये क्या, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल, ये सीआईडी डीआईसीजीसी भी पूछा गया था और सीआईसीडीसी में पूछा गया था, और सब में सी का पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि डीआईसीजीसी में जो सी है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो डीआईसीजीसी में फुल फॉर्म क्या होगा? हाँ, डीआईसीजीसी में क्रेडिट होगा, और सीआईसीडीसी में भी यहाँ पर काउंसिल होगा, आखिरी वाला काउंसिल होगा। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर आखिरी वाला पूछा था किसमें? डीआईसीजीसी में, तो कॉर्पोरेशन होगा। और सीआईडीसी में पूछा गया था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल।
तो देखिए कितना घुमा देता है अगर फुल फॉर्म पूछा गया। लेकिन फुल फॉर्म में भी आप घबराइएगा मत, जितने भी साथी मेरे से फोन किए हैं उनका ये सही हो गया। रीजन ये है क्योंकि अभी मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ, आपके सामने ऑप्शन नहीं है इसलिए आप बता नहीं पा रहे हैं। जो साथी शायद याद किए हुए हैं जैसे कपिल जी हैं, जगबंधु जी हैं, इन लोग याद किए हैं तो इन लोग बता दिए। लेकिन इन सवालों का जवाब, जो फुल फॉर्म के सवालों का जवाब आप भी दे सकते हो, उसकी वजह इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास वहां ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जब 4 ऑप्शन होगा तो आपको उसको समझने में या उसका निर्णय लेने में सुविधा होगी। ठीक है, फुल फॉर्म से जुड़े हुए में। अगला सवाल पूछा गया उनसे, सीनियर सिटीजन जो सेविंग स्कीम है उसमें टैक्स एजम्पशन जो है कितने रुपए का है, लिमिट, टैक्स एजम्पशन लिमिट कितने रुपए का है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में टैक्स एजम्पशन जो लिमिट है वो कितना है, ये पूछा गया। तो सीनियर सिटीजन टैक्स सेविंग स्कीम में जो टैक्स एग्जम्पशन है वो है 50,000। अगर उसका इंटरेस्ट उससे ज़्यादा हो जाता है, जब भी सीनियर सिटीजन में कोई डिपॉजिट रखते हैं और अगर वो हाँ ठीक है, 50,000 से इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, यहाँ कोई 15 लाख लिखते हैं, 15 लाख इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में अगर कोई डिपॉजिट बैंक में रखा है और उस पर इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर अगर मिलता है तो उसमें टीडीएस कटेगा, और अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000। ठीक है साहब, ये क्लियर है। अगला सवाल ये पूछा गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों को इंस्ट्रक्शन देती रहती है कि आप कॉइन बांटिए, क्या बांटिए, कॉइन बांटिए, तो कॉइन बांटने में जो पर बैग कॉइन जो होता है वो कितना रुपए का आपको इंसेंटिव मिलता है, ये बताइए जरा। एक बैग का कितना रुपए इंसेंटिव है कॉइन का? ये तो सब 75 रुपीज जो लिख रहे हैं वो तो पेंशन वगैरह का है ना। यहाँ कॉइन पर बैग कॉइन कितना रुपए इंसेंटिव है, 25 रुपए पर बैग है। कितना है, 25 रुपए पर बैग है। लेकिन ये रेट जो है रिवाइज हुआ होगा, रिवाइज हुआ था बीच में, एक बार कंफर्म कर लेते हैं जरा। कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिवाइज हुआ है, ये ना आपके अभी अभी आपका हुआ है अक्टूबर में रिवाइज हुआ है। कॉइन में ना अक्टूबर में रिवाइज हुआ है। यस, ये जो रुद्रा जी लिख रहे हैं कि कॉइन पहले 25 रुपये मिलता था लेकिन अभी रिवाइज हुआ है, ये 65 रुपये होता है। कितना होता है, 65 रुपीज होता है, इसीलिए सवाल पूछा गया। 65 रुपीज होता है पहले, ये जो है 25 रुपये होता था, अब 65 रुपीज पर बैग है। और इसीलिए बढ़ा दिया क्योंकि पहले बैंक बोलते थे कि सर उसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता था और कॉइन कोई लेता नहीं था, तो एक स्टाफ लगा रहता था, उतना टीए भी ले लेता था जितना का कमीशन हम आरबीआई से नहीं लेते थे, है ना, बाहर बाहर जगह जाके लाना है, तो इसीलिए उसमें बैंक में बढ़ा दिया गया है। अब पूछा गया है कि जो लीड बैंक की मीटिंग होती है उनका फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी फॉर मीटिंग फॉर लीड बैंक। लीड बैंक जो मीटिंग करती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये पूछा गया है ना। तो लीड बैंक जो मीटिंग करती है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्वार्टरली होती है। क्या होती है वो, क्वार्टरली होती है। और पूछा गया है कोई डिपॉजिट अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाता है, कितने पीरियड तक अगर उसमें लेन देन नहीं हुआ तो अनक्लेम्ड कहलाएगा और उसका पैसा रिजर्व बैंक भेज दिया जाएगा। तो अनक्लेम डिपॉजिट का पीरियड पूछा गया है, तो अनक्लेम डिपॉजिट का पीरियड क्या होगा, 10 साल, 10 साल होगा। और पूछा गया प्रधानमंत्री जन धन योजना में मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट कितना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट पूछा गया।
अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये कॉइन वाला जो है ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये रिवाइज हुआ है, अभी सितंबर अक्टूबर में ही रिवाइज हुआ है। अब ये पूछा गया, देखिए, जो इनकम टैक्स जो हम लोग काटते हैं, टीडीएस काटते हैं, है ना, टैक्स जो काटते हैं या इनकम टैक्स जो काट पे करते हैं, उसमें अगर डिले हुआ तो कितने रुपए की पेनल्टी है पर डे, है ना। जमा करने के लिए जो डिले है वो कितने रुपए का है ना। वो डिले जो है वो 200 रुपीज का होना चाहिए, है ना, पर डे। मैं बता देता हूँ अभी आपको। यस, अगर कोई डिले है तो पेनल्टी 200 रुपीज पर डे, है ना। क्या होता है, जब भी कोई टैक्स डिडक्ट करते हैं तो उसको जो है टैक्स डिडक्ट करते हैं तो उसको समय पर 7 दिन के अंदर उनको सरकार को जमा करना होता है। अगर उसमें डिले हुआ तो पर डे के हिसाब से जो है वो पेनल्टी होता है वो 2000। लेकिन अगर स्टेटमेंट भेजने में गलती हो गई, स्टेटमेंट क्वार्टरली जाता है और वो स्टेटमेंट भेजने में गलती हो गई, तो उसमें जो पेनल्टी होता है वो पेनल्टी होता है मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है। तो क्या बात है, पहले इनकम टैक्स जो जो भी टैक्सेस डिडक्ट करते हैं उनको 7 दिनों के अंदर रेमिट करना है, वो मंथ खत्म होने के बाद। अगर नहीं किए तो 200 रुपये पर डे पेनल्टी है। अगर उसका स्टेटमेंट जो है समय से नहीं भेजा गया, उसमें डिले हुआ, तो टीडीएस स्टेटमेंट में अगर मिस्टेक हुआ तो या नॉन सबमिशन हुआ तो उसमें जो पेनल्टी है मिनिमम 10,000 की, मैक्सिमम पेनल्टी जो है 1 लाख रुपीज की। कितनी है? 1 लाख रुपीज की। पूछा गया व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ एसएलआर। अभी जो है ये कैनरा बैंक के बहुत सारे साथी जो है सवाल नहीं भेज पाए हैं, तो अभी हम सीधे चलते हैं अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथियों का सवाल जो आया है। अब ये सवाल लीजिए, एसएलआर पूछा गया, एसएलआर रेट क्या है? 18%। बहुत बढ़िया। एमएसएफ रेट पूछा गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होता है, अगर बैंकों को ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ शॉर्टेज पड़ता है, तो इमीडिएट जो है पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसको जो है रिजर्व बैंक से जाते हैं, बोलते हैं मुझे सुबह तक 1 दिन के लिए पैसा दीजिए, उस पर जो रेट लगेगा 4.25। बहुत बढ़िया। अब आता है, एक सवाल पूछा गया कि DSCR एक रेशियो है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का जो कैलकुलेशन है, बैंक में कौन से लोन सैंक्शन करने में उसका निर्धारण किया जाता है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो का जो है, रेशियो का निर्धारण जो है वो कौन से लोन में करते हैं। यहाँ तुलसा मैडम जो है कुछ सवाल लिख रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो अभी भी ज्वाइन की होंगी, वो कैनरा बैंक से हैं। तो अगर तुलसा मैडम के नाम से अगर चैट बॉक्स में सवाल आ रहे होंगे तो आप जान लीजिएगा वो कैनरा बैंक के सवाल होंगे। हम चाहेंगे कि हो सकता है थोड़ा 10 मिनट बाद अगर ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग जितने आए हैं वो चर्चा कर लें, तो उनसे एक्सपीरियंस भी ले लेंगे कैसे कैसे सवाल आए थे, क्योंकि अलग अलग बैंकों के जो पैटर्न्स होते हैं अलग अलग होते हैं। और यकीन मानिए पिछला अगर हम 10 बैंकों का एवरेज मानेंगे तो 3 बैंकों का एग्जामिनेशन बहुत ही खराब रहा, बहुत ही खराब रहा। एक बैंक का तो जो प्राइमरी स्टेज में ऐसा इंडिकेशन आया है कि 3 to 4 में एक भी बंदा रिटर्न में पास नहीं हुआ। तो 10 में से 3 बैंक का एकदम ही ज्यादा इंटरनल से पूछा गया, मतलब 70% इंटरनल से पूछा गया और 30% बैंकिंग से पूछा गया और नहीं के बराबर पूछा गया। लेकिन जो 7 बैंक हैं
वो 7 बैंक हैं, उनका जो है, जो बाकी 7 बैंक हैं, उनका जनरल बैंकिंग का रेशियो 70% था और 30% जो है इंटरनल का था। तो वो बाकी खुश हैं। और बाकी जो 3 बैंक हैं, तो जो वो हैं, वो उनका मैक्सिमम सवाल जो है इंटरनल से पूछा गया, पॉलिसी से। अभी अगला सवाल यहाँ से लेते हैं, जो यूनियन बैंक के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो सेक्शन है, पूछा गया है कोई सा कि 9 सेक्शन किससे रिलेटेड है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थोड़ा, राज ओझा जी आपके पास स्क्रीन है तो देख लीजिए। बीआर एक्ट में जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में सेक्शन 9 क्या चीज का है? सेक्शन 9 ऑफ बीआर एक्ट। तो सेक्शन 9 ऑफ बीआर एक्ट के बारे में पूछा गया। तो सेक्शन 9 ऑफ बीआर एक्ट जो सेक्शन 9 ऑफ बीआर एक्ट है, उसमें किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स, मैंडेट्स दैट नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउसएवर एक्वायर्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी बैंकिंग कंपनी नहीं रख सकती है, ये उसमें जो है अंडर सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी वो इकट्ठा नहीं कर सकती है, इसीलिए देखे होंगे बैंक के प्रीमाइसेस जो हैं किस पर हैं? किराए पर रहती हैं। अदरवाइज सबके जो खरीद लेते तो सबको जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाता। बैंक तो खरीद भी सकती है क्योंकि 15-15, 20-20, 70-70 हज़ार रुपये किराया भी देती है। तो ये अंडर सेक्शन 9 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में था कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं रख सकती, वो उसका है। ठीक है राजेश जी, देख लिया आपने? चलिए अब बात करते हैं, इसमें पूछा गया था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैक्सिमम लोन कितना होगा जिसकी क्लासिफिकेशन प्रायोरिटी सेक्टर में किया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर के 8 आइटम है, जिनमें से एक आइटम होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, पानी की सुविधाएं होती हैं, तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो इसके लिए मैक्सिमम लोन कितना होगा ये पूछा गया है। तो जब ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप देखिएगा उस कैटेगरी में पर बारोवर कितना मैक्सिमम है। तो उस कैटेगरी में पर बारोवर 10 करोड़ है, जो हॉस्पिटलाइजेशन के लिए है अंडर आयुष्मान भारत। अदरवाइज सभी के लिए, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन को छोड़ के दूसरे की बात करेंगे तो 5 करोड़ है। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज हैं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, वो अंडर आयुष्मान भारत हैं तो 10 करोड़ है। लेकिन सवाल सीधा था, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम एक्सपोजर कितना? तो 10 करोड़। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा गया कि केवाईसी के 4 पिलर कौन से हैं? जरा साथी टाइप करके बता दीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चल जाएगा केवाईसी के 4 पिलर कौन से हैं। तो इसमें ये सवाल हमारे साथियों ने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसमें एक जगह ऑल ऑफ द एबव था। ठीक है शशांक जी, तब तो काहे के पढ़ेंगे हम, है ना? शशांक जी बोल रहे हैं सर, अब जब ऑल ऑफ द एबव था तो काहे पढ़े सर हम, हैं? हमारे पास ऐसे ही कम वक्त है। तो 4 पिलर जो है पूछा गया था केवाईसी का, और एक था ऑल ऑफ द एबव। तो ऐसे केसेस में तो कहाँ पढ़ना हमारे, है ना? हमारे मनीष भैया मुस्कुरा रहे हैं, हो गया ना सर, अब कहाँ पढ़ना, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? तो 4 जो पिलर होते हैं, पहला पिलर होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। दूसरा पिलर होता है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन। तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा होता है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, ये हमारे साथी जो हैं लिख रहे हैं। तो बलवंत कुमार जी ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूज आ जाएंगे सब, आधार, पेन, तो फोटो, वोटर आईडी लिखने से गड़बड़ हो जाएगा। पिलर वाइज, पिलर, पहला पिलर है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है आपका, हाँ ये अच्छा लिखा किसी साथी ने, है ना, तीसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा है आपका मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। तो विपिन मिश्रा जी लिख रहे हैं ऑल ऑफ द एबव, है ना? बाकी आप समझ लीजिए। अगला सवाल यहां पर पूछा गया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम एक्सपोजर प्रायोरिटी सेक्टर में कितना है? जरा टाइप करके बताइए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर के गोडाउन्स हैं, है ना,
एग्रीकल्चर गोडाउन्स हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, मार्केट यार्ड है, सॉइल कंजर्वेशन है, प्लांट है, टिश्यू कल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, पेस्टिसाइड है, सीड प्रोडक्शन है, नहीं पेस्टिसाइड नहीं, एग्रोबायोटेक है, सीड प्रोडक्शन है ना। तो ये जो है इनके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के में मैक्सिमम जो एक्सपोजर है कितना है, ये हमारे मनीष जी 2 करोड़ लिखते हैं, कुणाल जी 2 करोड़ लिखते हैं। ये डायरेक्ट जो फॉर्म क्रेडिट में 2 करोड़ है ना, लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 2 करोड़ में तो कोल्ड स्टोरेज भी, कई कोल्ड स्टोरेज नहीं बन पाते ना, है ना। तो यहाँ पर 100 करोड़ है, 100 करोड़ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में। कितना है? 100 करोड़ पर बारोबार। चलिए अब एक सवाल पूछा गया, हाउसिंग लोन का पूछा गया। हाउसिंग लोन प्रियरिटी सेक्टर में मेट्रो सिटी के लिए मैक्सिमम लोन कितना होगा अंडर कंसिडरेशन अंडर प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग? वाह रुद्रा जी, बहुत बढ़िया, आपने सही जवाब लिख दिया। योगेंद्र भैया, है ना, 35 लाख, 35 लैक्स हो गया। ये हो गया मेट्रो एरिया, अदर बड़े एरिया में कितना है? 35 लाख, ठीक है। और अदर एरिया में करेंगे तो 25 लैक्स। तो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया। अब पूछा गया जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? कि सरल सा सवाल पूछा गया, लेकिन उसका आंसर आप लिमिटेड ही होती है, लिमिटेड होती है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और अदर जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसमें लाइबिलिटी पूछी जाती है तो वहां पर जॉइंटली एंड सेवरल होती है, जॉइंटली एंड सेवरल। लेकिन यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहा गया तो यहाँ पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। चलिए अब पूछा गया है, एक व्यक्ति जो है बैंक में अपना कोई सा बैग भूल गया है, ठीक है, कोई अपना वैल्यूएबल भूल गया है, तो इस कंडीशन में बैंक और ग्राहक का संबंध क्या होगा? ये पूछा गया। ये तो नया टाइप का सवाल पूछ दिया है ना। क्या पूछा गया? कोई ग्राहक बैंक में आया था और ग्राहक बैंक में आया और अपना कुछ बहुमूल्य सामान भूल गया, तो ऐसे कंडीशन में वो बैंक और ग्राहक के बीच का संबंध क्या होगा? क्योंकि हम जैसा सेवा देते हैं वैसा संबंध बनाते हैं। अब कोई बैंक के जो ग्राहक है बैंक के अंदर आया तो उसकी संपत्तियों या उसके जो भी है उसके लिए हम केयर टेकर टाइप का हो जाते हैं, तो हम हमारे ऊपर विश्वास करके तो सामान लेके आएगा कि बैंक में चोरी नहीं होगा, है ना। तो आप क्या हो गया, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है किसने? कस्टमर ने, तभी तो वो आया, तो इसलिए हम ट्रस्टी हो गए। और उसका लाभार्थी कौन है? वो ग्राहक है। वो सामान भले ही बैंक में छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको रख के अपने लोन की वसूली में रख दो, है ना तुकानाथ भैया, है ये किस्त नहीं पटा रहा, भर दो किस्त में, या रामलाल के किस्त में भर दो, ऐसा नहीं। तो बैंक ट्रस्टी होगा। हाँ आकाश जी ने लिख दिया बैंक ट्रस्टी होगा और कस्टमर जो है बेनिफिशियरी होगा। ये बढ़िया सवाल पूछा। चलिए अब सवाल पूछते हैं। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में किसी भी समय उस खाते में मैक्सिमम बैलेंस कितना हो पाएगा? ये पूछा गया। इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एट एनी टाइम इन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज द मैक्सिमम बैलेंस कैन बी रिटेन इन बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट? एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट में मैक्सिमम बैलेंस किसी भी समय कितना हो सकता है? वो हो सकता है 50,000, ठीक है, 50,000 हो सकता है। अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम का मैच्योरिटी टाइम कितना होता है और इसका एक्सटेंशन कितना किया जा सकता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जिसको बोलते हैं उसका मैच्योरिटी टाइम कितना होता है, ये पूछा गया। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो मैच्योरिटी टाइम होता है 15 साल, और इसको 5-5 साल जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, 5 ईयर के उसमें बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जो शाखा में काम करते हैं उसका सीसीटीवी फुटेज कितने दिनों तक प्रिजर्व रखना होता है? वाह अशोक भैया, हैं निन्नी आ रही है, हैं हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, हाँ अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं।
रिलैक्स होकर रहिए, अपना ही घर है ना। ये पूरा स्क्रीन जो है हमारा घर है ना, पूरा स्क्रीन जो है हमारा घर है, जैसी मर्जी रहने का है, ठीक है। और क्योंकि ये तो लाइव अभी नहीं जा रहा है कहीं, और ना ही लाइव जाएगा, ये लॉक में रखेंगे। जब लाइव जाएगा तो बढ़िया सा कोट वोट पहन के आ जाइए। सफलता जब पा जाएंगे ना, रिजल्ट आएगा, तब हम कोट पहन के बुलाएंगे, है ना। अमित जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सर, सही बोल रहे हैं, पहले से बता देना बोल रहे हैं, हम कोट सिला लेंगे, है ना। या शादी वाला सफाई करके निकालेंगे बोल रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो पूछा गया है कि सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड जो है कितने दिन तक रखते हैं? 90 डेज तक रखते हैं, ठीक है, 90 डेज तक रखते हैं। अब ये पूछा गया अगला सवाल, ड्यू डिलिजेंस करना होता है अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट जो होगा कितने रुपए से ज्यादा होगा, जो सम इंश्योर्ड है कितने रुपए से ज्यादा होगा। ड्यू डिलिजेंस करने के लिए बोला गया है, ये कोई इंटरनल पॉलिसी से जुड़ा हुआ सवाल होगा, है ना। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो कितने रुपए से ज्यादा होगा तो ड्यू डिलिजेंस करना होगा। यहाँ इन्होंने आंसर 1 करोड़ लिखा है, तो ये यूनियन बैंक का सवाल है। आप जो है आप देख लीजिएगा कितना होगा आपके उसमें, है ना। एक सवाल पूछा गया है पर्सनल लोन के बारे में। पर्सनल लोन में थर्ड पार्टी गारंटी ली जाती है, और थर्ड पार्टी गारंटी जो है कब ली जाती है? अगर उसका सिविल स्कोर कितना है, सिविल स्कोर के ऊपर पूछा गया है। तो ये पॉलिसी मैटर है। तो यहाँ पर इनका आंसर है 675, है ना। तो आप 650, आपके जैसे गुलजार जी पंजाब नेशनल बैंक के 650 बोल रहे हैं, तो ठीक है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होगा। डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो रुपए डेबिट कार्ड है उसका इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कवरेज कितने लाख का होता है, ये पूछा गया है। यस, 2 लाख का, 2 लाख का इंश्योरेंस कवरेज, है ना। स्टॉक ऑडिट, स्टॉक ऑडिट पूछा गया है, किस बैंक में स्टॉक ऑडिट करना होगा अगर उसको लोन कितने करोड़ तक दिए गए हैं, तब स्टॉक ऑडिट करना होगा। नॉर्मली क्या करते हैं, हम जो पैसा देते हैं उसमें बोरोवर जो है स्टॉक खरीदता है, तो जाके हम क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट मांगते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो स्टॉक ऑडिट जो चार्टेड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना होता है उसके लिए लिमिट पूछा गया है, तो यहाँ पर 5 करोड़ है। कितना है? 5 करोड़ है। लोक अदालत में कितने रुपए तक का एनपीए अकाउंट का क्लेम भेजा जा सकता है? लोक अदालत में 20 लाख रुपए तक भेजा जा सकता है, मुस्कान जी, है ना, 20 लाख रुपए तक भेजा जा सकता है। एक सवाल और पूछा गया, फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन शुड बी सेटल विद इन हाउ मेनी डेज? फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन शुड बी सेटल विद इन हाउ मेनी डेज? तो फेल्ड ट्रांजेक्शन कितने दिनों में होने चाहिए? हाँ, तो कई साथियों ने इसमें गलती कर दी, गलती ये कर दी, T+5 डे लिख दिया, ठीक है। तो T+5 डे गलत हो गया, T+5 वर्किंग डे है, ऐसा है ना, T+5 वर्किंग डे है, तो वो भी थोड़ा देख लीजिएगा। अब आता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये इंटरनल पॉलिसी जो प्री लोडेड कार्ड होते हैं ना, जिसको बोलते हैं किसी को गिफ्ट देना है तो पहले से ही जो है उसमें लोड करते हैं। तो प्री पेमेंट जो कार्ड है वो उसमें मैक्सिमम जो केवाईसी ली जाती है, केवाईसी फुल केवाईसी ली जाती है, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ये पूछा गया। प्री लोडेड जो प्रीपेड कार्ड होते हैं उसमें फुल केवाईसी लेना अनिवार्य होता है, वो कितना है? वो 50,000। अगर 50,000 का अगर कोई प्री लोडेड कार्ड बनाने आ रहा है तो फुल केवाईसी लगेंगे, अदरवाइज बिना केवाईसी के या सिंगल केवाईसी से भी हो जाएगा। और पीएनबी में 20,000 बोल रहे हैं, तो देख लीजिएगा 20,000 है तो, है ना। और बैंक का पूछा गया था नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, बैंक के बिजनेस फिगर में नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो मार्जिन होता है कि बैंक द्वारा
लोन दिए जाते हैं, लोन जो दिए गए हैं, उन लोन में जो ब्याज अर्निंग होता है और जो ब्याज पेड है, दोनों का अंतर है, उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सर उसको बोलते हैं। सर एक मिनट, एटीएम वाला सर, सॉरी सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, एटीएम वाला हमने कहीं कैलेंडर डे पढ़ा था, 5 कैलेंडर डेज। मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा, है ना, एक बार चेक करके बता दूंगा, क्योंकि वहां जी, पर आप ही ने सर पढ़ाया है, आप हाँ, ही ने पढ़ाया है सर, आप ही ने हाँ, पढ़ाया है 5 कैलेंडर डे। ओके। तो मैंने पढ़ाया, अगर वीडियो में पढ़ाया होगा, स्क्रीन पीछे लगा होगा तो वो सही होगा, है ना। अगर वीडियो में मैंने जी जी पढ़ाया होगा और स्क्रीन पीछे लगी होगी तो आरबीआई के सर्कुलर के हिसाब से पढ़ाया होगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर पूरी प्रॉपर तैयारी करके नहीं बैठे हैं हम लोग, अभी सवाल आए हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ठीक होगा। T+5 जो डे है वो थोड़ा देख लूंगा और मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। और नहीं होगा तो आप लोग अभी जरा आरबीआई की साइट से देख लीजिए, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप लोग जरा देख के उसको जरा कंफर्म कर लीजिएगा। यही मेरा उद्देश्य रहता है सेशन में, कि जो अभी ये बता रहे हैं उनको जरा नोट कर लीजिए, और जहाँ डाउट होता है वहाँ तो हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। तो इस सवाल को डाउट है तो आप उसको एक बार जाके साइट से देख लीजिएगा। नहीं होगा तो सेशन खत्म होते ही मैं आपको उसी क्वेश्चन का सही आंसर जो है तुरंत भेज भी दूंगा। अभी जैसे सेशन खत्म होगा राज जी, है ना, तो हम भेज देंगे, तभी तो आप चाय पिलाओगे, है ना, ठीक है, ओके, गुड। चलिए, तो ये सवाल को मैं नोट करता हूँ, इस सवाल का जवाब, सही जवाब क्या होगा, मैं अभी सेशन के बाद आपको दूंगा। चलिए, अब सवाल ये पूछा गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन पूछा गया। अब ये भी आप गूगल कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन क्या है। थोड़ा गूगल करके लिख लीजिएगा उसका टैगलाइन क्या है। और एमसीएलआर के सेगमेंट के बारे में पूछा गया, कंपोनेंट ऑफ एमसीएलआर के बारे में पूछा गया। तो कंपोनेंट ऑफ एमसीएलआर जो होते हैं, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, टेन्योर, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सीआरआर, और आपका क्या होता है वो 4 चीजें होती है ना एमसीएलआर में। एमसीएलआर के जो कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या होते हैं एमसीएलआर के कंपोनेंट, एक होता है जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट होता है ना, और एक होता है आपका टेन्योर होता है, और एक होता है आपका जो नेगेटिव सीआरआर होता है, और एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इतने सारे चीजों का जो होता है कंपोनेंट पूछा गया था। और बाकी लोन पॉलिसी से पूछा गया था, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया था। थोड़ा हमारे साथी जो है टूटी फूटी भाषा में भेजते हैं ना, तो इसीलिए इस तरह से सवाल जो है अभी, क्योंकि आज ही हो सकता है वो घर भी पहुंच रहे होंगे, फिर भी इतने सारे सवाल आए थे तो मैंने आपसे साझा कर लिया। और एक एक साथी ने और भेजा है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से चर्चा करेंगे। आपके मन में कुछ बात है तो उसका जवाब दे देंगे। अच्छा, वो एनपीए वाला शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो है, अगर एनपीए होता है तो वो सवाल पूछा गया। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का जो एनपीए है वो कितने ड्यू होगा तो होगा, वो पूछा गया। तो वो 2 क्रॉप सीजन होगा, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले में 2 क्रॉप सीजन। और वो गुडविल वाला सवाल पूछा गया कि गुडविल जो है कौन सा एसेट है। तो बताइए, पिछले 3 साल से यही सवाल आ रहा है, गुडविल, है ना, वो चाह रहा है कि बैंक वालों का गुडविल बना रहे, भूल न जाए गुडविल को, इसलिए ये सवाल बार बार आता है, गुडविल जो है कौन सा एसेट है। तो ये इंटेंजिबल एसेट है। तो इतने सारे सवाल हैं, और फिर उसके बाद और सारे सवाल आएंगे तो हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज ज़्यादा देर नहीं लेते हैं आपसे, आपसे जो है मैं आप सभी से बात करने के लिए आया था, और कुछ सवाल जो मेरे पास आए थे उस पर चर्चा करने के लिए आया था। चलिए, थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं आप लोग के एग्जाम्स के लिए। थोड़ा सा अगर सीधे बैठ सकते हैं तो बैठ जाइए, आंखें थोड़ी बंद कर लीजिए, और अपने अपने जिस भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसको अपने मन में ध्यान रखिए, और मेरे साथ जो है थोड़ा सा दोहराइएगा, मन में दोहराइएगा, और फिर उसके बाद मैं भी आपके लिए प्रार्थना कर दूंगा। तो आप आंखें बंद करके मन में दोहराइए कि हे भगवान,
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने उत्कृष्टता की ओर एक कदम बढ़ा सकूं। आपने मुझे एक अवसर दिया कि मैं उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ा सकूं। सॉरी। आपने मुझे जो शक्ति दी, जो साहस दिया, जो ज्ञान दिया, जो रास्ता दिखाया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और कल इम्तिहान की घड़ी में मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरे स्मृति पटल के साथ, मेरे साथ आपकी वो शक्ति और साहस पूरी तरह से बना रहे और मैं सही निर्णय ले सकूं और सफलता के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ा हूं उसमें मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, इतनी शक्ति देना भगवान। और जो अदम्य साहस आपने पिछले दिनों दिया है, काफी चुनौतियां रहीं स्वास्थ्य संबंधी और अनेक परेशानियों के बावजूद भी आपने मुझे एक साहस बल दिया आगे बढ़ने के लिए, सफलता के नजदीक पहुंचने के लिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है कि ये सफलता मेरे लिए बनी है। कल चाहे जैसी भी चुनौती हो, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका साथ मुझे मिलेगा, आपकी रोशनी मुझे मिलेगी। उसके लिए मैं आपका पहले से धन्यवाद करता हूं और मैं सदा आपका धन्यवादी हूं, क्योंकि आपने मुझको सब कुछ दिया। आपने सब कुछ दिया। अभी तक मुझे जो कुछ दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मुझे नई रोशनी दिखा देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना और कल इम्तिहान में मुझे सफलता दिला देना। मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा, सदैव धन्यवादी रहूंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपने धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए और एक सफलता का एहसास महसूस करिए। और बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं होती हैं। देखिए ना, एक दिन में भी पूरा दिन उजाला नहीं होता, आधा अंधेरा तो आधा उजाला होता है। तो जीवन में भी पूरी तरह सुख और पूरा समय सफलता नहीं रहेगा। आधा असफलता, आधा सफलता, आधा धूप, आधा छांव, आधा खुशी, आधा जो है दुखी, सब रहेगा जीवन में। तो जीवन में हम क्या करते हैं, एक असफलता से भय नहीं होना है, ठीक है। सफलता असफलता दोनों हिस्सा है। तो हमें सफलता के लिए प्रयास करना है और आगे बढ़ना है। इस उद्देश्य से आप जाइए और जो ज्ञान पिछले दिनों आपने अर्जन किया उसका बेहतर तरीके से निर्णय ले सकें, क्योंकि जितना पढ़े हैं उनमें से तो कोई गलत ना हो। तो कुछ साथी जैसे तुषा मैडम जुड़े हुए हैं, तो जरा हमारे साथियों से बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। कुणाल जी जुड़े हुए हैं, तो कुणाल जी ने भी अभी एग्जाम दिया है। हम चाहेंगे कि हमारे साथियों का थोड़ा हौसला अफजाई कर दीजिए। कुणाल जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो अच्छा रहेगा। कुणाल पांडे जी बढ़िया लग रहे हैं, स्वस्थ लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका माइक ऑन कर लीजिए कुणाल जी। जी सर। आपका तबीयत वगैरह बढ़िया है अभी? अच्छा है? हाँ अभी ठीक है सर, 2 दिन बीच में तबीयत खराब है, ठंड बहुत पड़ रही है आपको। बहुत बढ़िया। तो आप किस तरह से मनोभाव थे आपके एग्जाम देने के समय, हमारे साथियों को थोड़ा साझा कर दीजिए। परीक्षा से पहले थोड़ी सी घबराहट हुई थी, लेकिन सर जो भी आपका पढ़ाया हुआ मटेरियल था या जो भी मॉक इंटरव्यूज वगैरह, मॉक जो टेस्ट वगैरह आए थे, ऑनलाइन टेस्ट, वो 80% से ज्यादा क्वेश्चन उसी में से आए थे, इसलिए किसी तरह के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये एकदम श्योर है कि जितना मटेरियल आपने दिया है विद इन उसी में से आएगा। और मतलब क्वेश्चन देखने के बाद मतलब मतलब 1 क्वार्टर जो टाइम पार हुआ उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया सर।
क्योंकि 10-10 सेकंड के हिसाब से बन रहे थे क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन तो वैसे ही आ गए थे पैटर्न से जैसे कि क्वेश्चन आपने लिखवाए थे, ओके। एकदम हूबहू। साथ ही साथ उसी बीच और भी लोगों के साथियों के एग्जाम हुए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप शायद सेशन में जुड़े नहीं थे या जुड़े थे, कि 3 बैंक के जो साथी हैं उनका कहना था कि सवाल जो है इंटरनल से ज़्यादा आए थे, इंटरनल से ज़्यादा आए थे। और उनके सवाल आए हैं, मैं देख भी पा रहा हूँ, इंटरनल से ज़्यादा आए थे। तो ये पैटर्न अभी जो बैंक मैनेजमेंट है ना, वो IBPS को हिंट करते हैं कि ऐसे सवाल दिए जाएं। तो अभी मैनेजमेंट जो है चाह रहे हैं कि बैंक के इंटरनल के बारे में हमारे अधिकारी या जो ब्रांच मैनेजर बनने जा रहे हैं उनको जानकारी हो, ऐसा करके उनका हिंट है। तो आपके एग्जाम में कितने आए होंगे कुणाल जी इंटरनल से जुड़े हुए? इंटरनल के क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली सर 20 से 25। ओके, मतलब आपका जो है हाँ, वो वो HR पॉलिसी भी था, क्रेडिट पॉलिसी भी था, और उसमें जो ऑफिसर्स का जो ड्राइंग पावर है एक्सपेंसेस वगैरह के लिए, वो सब भी पूछे क्वेश्चंस उसमें। अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अपना जो ओन बिजनेस है उसमें से भी क्वेश्चन 2 आया था सर हाँ, इंटरनल। वही हम राज ओझा जी जुड़े हुए हैं। राज ओझा जी, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा साझा करिए जरा, है माइक ऑन करके तो अच्छा रहेगा। सभी को सर नमस्ते। ठीक रहा सर, मिला जुला कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल हूबहू आपने जो बताए 50 क्वेश्चन, करीब करीब 15 क्वेश्चन तो उसमें से हूबहू आ गए, बिल्कुल है जी, डेटा सहित वही आ गए। थोड़ा सा टफ रहा पेपर, मतलब कोई भी एक लाइन के क्वेश्चन नहीं आए थे सर। अगर वो रवि का प्रीमियम भी एक क्वेश्चन में पूछा था, तो खरीफ का और ये 1 ईयर क्रॉप का सबका दे के फिर लास्ट में पूछा, एज पर नाबार्ड इंस्ट्रक्शन और RBI इंस्ट्रक्शन, तमाम चीजें लगा के पूछ रहे थे। मतलब एक लाइन के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिए इस बार। और सर्कुलर के क्वेश्चन सर थोड़ा सा ज्यादा रहे, करीब 30 क्वेश्चन के आसपास बैंक के इंटरनल। सही बोल रहे हैं, आपके सवाल आए हैं, 55 सवाल आ चुके हैं। थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा ना होने की वजह से वो नहीं कर पाए, आने वाले दिनों में अभी कर लेंगे, है ना, वो सवाल डिस्कस कर लेंगे। जी सही कहना है आपका। एक साथी ने बताया कि ऐसा सवाल आया था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहला डोज 10,000 दिया जाता है, दूसरा डोज का जो तीसरा डोज 50,000 दिया जाता है, तो दूसरा डोज का मैक्सिमम कितना दिया जाता है, ये सवाल पूछा गया है। बिल्कुल सर, सबसे पहला ऑप्शन 15,000 था। हाँ हाँ, और वो मैक्सिमम की बात आती है तो वो जी 20,000 होता है 20,000 ना। और जी 15,000 भी सही होता है, क्योंकि वो मिनिमम 15,000 लिखा गया है पॉलिसी में, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा जी किया गया है ना। तो जी 20,000 सही जी होगा। तो जी सही है आपका कहना। तो इसका मतलब एक सलाह दी जा सकती है साथियों को कि सवाल को पढ़ने की आदत, जैसे मॉक टेस्ट हम अभी तैयारी करते हैं तो सवाल पढ़ने की आदत भी हमारी होनी चाहिए, है ना। ये मैं समझ पा रहा हूँ। तुलसा मैडम बोल पाएंगे, कुछ बता पाएंगे? तुलसा मैडम आज एग्जाम दिए हुए हैं, देख लेते हैं शायद हैं, जुड़े हैं कि नहीं। अच्छा, नहीं जुड़े हैं। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप सभी साथी जरा फिर से आज रिलैक्स होके तैयारी कर लीजिए और अपने आप को तैयार कर लीजिए, मन को तैयार कर लीजिए, और फिर उसके बाद कल जाइए। जिस तरह आज साथी जो सुबह एग्जाम देने गए थे, शाम को आने के बाद रिलैक्स लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अपना बड़ा काम कर लिया। प्रमोशन एग्जाम में उन्होंने सवालों का सामना किया, और जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, जो हमारे सामर्थ्य में है, जो आपकी सामर्थ्य शक्ति है, जो आपका आत्मविश्वास है, जो आपका ज्ञान है, जो आपको रोशनी दी गई है, जो आपको मटेरियल दिया गया है, उन्हीं के साथ आप एग्जाम देने जाइए। सफलता आपको मिलेगी, और उसके लिए आपको विश्वास करना होगा। जिस तरह हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाने के लिए, कुणाल जी, है ना, जैसे मैं पटना गया था, तो यहाँ से निकलने से पहले मैं भरोसा करके गया था कि मैं पटना अवश्य पहुंचूंगा, पहले से ही पिक भेज दिया था मैं आ रहा हूँ। ठीक उसी तरह से आप लोग भी पहले से पिक भेज दीजिए कि हम सफलता हम आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो जब सफलता के करीब पहुंचेंगे तो आपको लगेगा, वहां से आने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा, और फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा जानता हूँ कि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो
एक दिन चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो एक मंजिल मिलेगी या एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। और हाँ, तुलसा मैडम आई हैं, थोड़ा सा थकी होंगी क्योंकि आज ही एग्जाम दे के आई हैं, फिर भी हम चाहते हैं कि एक दो लाइन हमारे साथियों के लिए कह दें। कैसा एक्सपीरियंस रहा मैडम? हम तो आपको सैल्यूट करते हैं, आप तो नॉर्मल चैनल में भी एलिजिबल हैं, फिर भी आपने रिटर्न के लिए जो है एग्जाम के लिए गए, तो बहुत अच्छा लगा हमें। आपकी हौसला अफजाई करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ और आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। आपका माइक ऑन नहीं है, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। तुलसा मैडम, आपका जो माइक है, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ जी, कैसा रहा आपका हुआ अनुभव? ना सर, वैसे तो आप और मैथ्स में थोड़ी दिक्कत आई, बाकी बैंकिंग में तो अच्छा रहा। और ये भाई साहब अभी हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन किया था, मतलब थोड़ा घुमाते तो है ही अच्छा, बाकी तो अच्छा रहा वैसे। ओके, थोड़ा और आपकी क्वेश्चन। बात सही, अब मुझे लगता है कि मुझे भी प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी हमें बढ़ गया, क्योंकि छोड़ दिया है सर मैंने तो 30 साल से, तो थोड़ा मेरा, लेकिन हाँ, रोज पढ़ते हैं तो अच्छा रहा वैसे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका, आपने सवाल भी कुछ साझा किए हैं, और भी सवाल साथियों के आने दीजिए, फिर उनको मैं मर्ज करके एक सेशन और भी ले लूंगा सवालों के अच्छे उनके उत्तर के साथ। तो आप सभी साथियों से विदा लेने का वक्त आ गया है। मैं आप लोग का हौसला अफजाई करता हूँ कि आप ने जब इतना तैयारी की है, इतने कदम बढ़ा दिए हैं, तो थोड़े से कदम और हैं सफलता के लिए। तो आप उस सफलता की ओर चलते रहिए, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही लड़ता रहा अंधकार से तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और जब ठान ही लिया है उस प्रमोशन तक जाने का, तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा, और प्रमोशन आपका। और फिर से आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आपकी सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का भी, और कल के प्रमोशन एग्जाम के बाद मुझसे फिर संपर्क करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मुलाकात करेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।